नमस्कार, द फॉलोअप के रोजाना के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठ क्या झारखंड के लिए समस्या है या फिर सियासत? दरअसल दो तरीके से जो है बांग्लादेशी घुसपैठ पे चर्चा हो रही है। एक तो जो हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है वो, और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। हाई कोर्ट के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के काफ़ी गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है, बातचीत हो रहा है और सवाल जवाब हो रहा है। स्टेट का इस पे अलग राय है और केंद्र का जो है अलग राय है, और पॉलिटिकल पार्टियों का भी जो है, अगर आप लगातार इस मुद्दे पे देख पा रहे होंगे और इस पे बारीकी से नज़र रख रहे होंगे, तो बीजेपी ने जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मौजूदा हेमंत सरकार पर लगातार जिस तरीके से हमलावर है, और बांग्लादेशी घुसपैठ को केवल पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बताते हुए, बल्कि ये झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा बताते हुए बीजेपी जो है इसको लेकर के बार बार बयान दे रही है। आज भी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा हों या फिर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। वहीं आज तब, जबकि यह पहले से तय था कि हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, इसके एक दिन पहले संथाल परगना में जो है हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जब गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने एक दिन पहले यानी कि बुधवार को जो एक बयान दिया कि संथाल परगना को जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं, इशारों ही इशारों में वो निशिकांत दुबे के संसद में दिए गए उस बयान का एक तरीके से वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें निशिकांत दुबे ने मांग की थी कि संथाल परगना के कुछ हिस्सों को लेकर के और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के कटिहार किशनगंज को लेकर के जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि संथाल में और बाकी के जो जगहों को जो निशिकांत दुबे संसद में बोल रहे थे, उन जगहों पे उनका कहने का मतलब ये था कि मुस्लिम आबादी जो है बढ़ी है और उसकी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ है। बीजेपी की अलग राय है, इंडिया अलायंस झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस पे अलग राय है, और हाईकोर्ट के भीतर भी जो है, अगर स्टेट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस पे अलग अलग राय देखने को मिल रही है। राजनीति चूँकि काफ़ी तेज़ी से हो रही है, चूँकि वजह यह है कि इसी साल के अंत में चुनाव होना है, इसीलिए हमने इस कैप्शन में जो है आज के लाइव में यही लिखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है वो वाकई में समस्या है या फिर सियासत की एक वजह है। सबसे पहला सवाल सनी शरद से है। सनी, आज केंद्र के तरफ से जो है हल्फनामा दायर किया गया, इसके पहले राज्य सरकार से भी पूछा गया था, खास करके संथाल के जो 6 ज़िले हैं जिनके डीसी से रिपोर्ट मांगी गई थी कि संथाल में जो घुसपैठ का मसला जो है, हाईकोर्ट चूँकि इसको काफ़ी गंभीरता से ले रही है, तो इस पे क्या कुछ आज केंद्र के तरफ से बताया गया वो पहले आप बता दें, उसके बाद पॉलिटिकल मसलों पे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, ये पूरी जो जनहित याचिका है ये दानिश नाम के एक शख्स के तरफ से की गई है, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, और उसी मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। पिछली जो सुनवाई हुई थी झारखंड हाई कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और आधार दोनों को कि वो हलफनामा दाखिल करे। आज आंशिक सुनवाई हुई, चूँकि बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की कुछ समस्या हो गई थी, इसलिए बहुत सुनवाई नहीं हो पाई। तो केंद्र और आधार दोनों के तरफ से शपथ पत्र यानी कि हलफनामा दाखिल किया गया है, और इस हलफनामा में केंद्र की तरफ से जो बातें बताई गई है वो काफ़ी गंभीर है। केंद्र की तरफ से ये बताया गया कि जो स्थिति संथाल परगना में अभी है, उस हिसाब से लग रहा है कि एनआरसी लागू उस इलाके में करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो आंकड़े पेश किए गए थे, ये दानिश के जो अधिवक्ता हैं, ये हैं राजेंद्र कृष्णा, जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं,
और इन्होंने ही एक आंकड़ा कोर्ट में पेश किया था और बताया था कि 1951 में वहाँ आदिवासियों की जो आबादी थी वह 44.67% थी और 2011 में जो सेंसेक्स हुआ है उसके अनुसार 28.11% ये आबादी हो गई है। इसकी तुलना उन्होंने मुस्लिम आबादी से की थी और बताया था कि 1991 में 1951 में मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो 9.44% थी और 2011 में ये बढ़कर 16.56% हो गई है। तो इस हिसाब से आंकड़े के आधार पर जो इनके अधिवक्ता हैं वो कोर्ट को पहले ही बता चुके थे और आज जो केंद्र के तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसमें साथ में है और यही वजह है कि डेमोग्राफी जो है काफ़ी चेंज हो रहा है और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी और का मामला लगातार यहाँ पर उठते रहा है, चूँकि हलफनामा जो जनहित याचिका दाखिल हुआ था वो डेमोग्राफी चेंज को लेकर ही हुआ था और उसमें इसी सुनवाई के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जो उस संथाल परगना के 6 जिले के जो उपायुक्त हैं उनसे भी शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया था। डीसी के तरफ से जो शपथ पत्र पहले दाखिल किया गया था उसमें बताया गया था कि कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट के तरफ से ये पूछा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ अगर नहीं हुआ तो फिर वहाँ जो दावा किया जा रहा है कि जनसंख्या जो बड़ी है उनका आधार कार्ड कैसे बना, ज़मीन के कागजात के आधार पर अगर बना तो वहाँ पर तो CNT एक्ट SPT एक्ट लागू है तो वो कैसे बना। तो ये सब सवाल कोर्ट के तरफ से भी पूछे गए थे। तो आज की सुनवाई में दोनों तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। आधार के तरफ से हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया है कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, UID नंबर है। उससे ये नहीं साबित होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। वो एक आपका, चूँकि शुरू में जब आधार जब लॉन्च हुआ, RS शर्मा यहाँ भी IT सेक्रेटरी रह चुके हैं, IAS अधिकारी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी परिकल्पना गढ़ी गई थी कि आधार एक ऐसा कार्ड होगा जिसमें कि सब चीज़ समाहित होगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखें कि आधार से बैंक खाते सब कुछ जुड़े, फिर आधार भी धीरे धीरे एक तरह से वो नहीं रहा जिस हिसाब से सोच कर किया गया। इसलिए कोर्ट में आधार की तरफ से ये बताया गया कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस आधार पर अगर आधार किसी के पास है, अगर बांग्लादेश से भी कोई व्यक्ति यहाँ आया और उसके पास वो यहाँ के आधार कार्ड बनवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय हो गया। ये कोर्ट में आधार के तरफ से भी बताया गया। तो ये हलफनामा दाखिल हुआ और उसके बाद फिर अभी कोर्ट की जो अगली सुनवाई है वो शायद 17 सितंबर को होनी है। तो कोर्ट ने कोर्ट में जो केंद्र की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है और जिस पे आज पूरे राज्य भर में चर्चा भी हो रही है कि केंद्र एक तरीके से जो है, और ख़ास करके जो बीजेपी का एक अपना एजेंडा है NRC को लेकर के, जो लगातार वह दावा करते रही है कि पूरे देश भर में NRC लागू करेंगे। हालांकि आसाम एकमात्र अब तक ऐसा स्टेट है जहां पे NRC लागू किया गया, लेकिन उसमें भी कई सारे सवाल उठे। वो आसाम जहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और जो झारखंड में आकर के बतौर चुनाव सह प्रभारी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है एक तरीके से प्रभावित तरीके से जो है वो, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे पुलिस रोकती तब होता। लेकिन केंद्र सरकार ने जो आज एक साहेबगंज SP की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया था कि अगर किसी को इसकी जानकारी मिलती है तो वो सूचना दें। हाँ, सारे प्रशासन ने वहाँ पे ये जारी कर दिया है कि अगर आप किसी का देना चाहते हैं, डिस्क्लोज करना चाहते हैं आपका साहेबगंज DC, हाँ, तो आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई इस तरीके का इन्फॉर्मेशन है तो दीजिए। देखिए, दरअसल केंद्र सरकार ने 51 और 2011 का जो सेंसस का रिपोर्ट दिया है उसके अनुसार से पहले हिंदू थे 90.37%, अब मुस्लिम थे उस समय 9.43% और ट्राइबल थे 44.67%, क्रिश्चियन थे 4%। अब जो 2011 लास्ट जो वही हुआ, आदिवासियों की संख्या 28%, संथाल की भी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 44 से घट के 28 पे आ गए। हाँ, हिंदू 67.95% और मुस्लिम 22.73% और क्रिश्चियन 20%। ये 2011 और 51 का डिफरेंसेस है। अब इन्होंने कहा कि साहेबगंज ज़िले में कितना था, तो साहेबगंज ज़िले में उस समय
61 में मात्र 20% मुसलमान थे और 11 में कितने हो गए 34.61%। पाकुड़ ज़िले में कितने थे तो 20% मुसलमान थे, 11 में कितने हो गए 2011 में 35.86%। अब कोर्ट में ये बताया गया है हल्फनामा दायर करके या इस तरीके की इंडिकेशन दिए गए हैं कि देश में हिंदू संख्याओं की गिरावट जो है औसतन 4.28% है, लेकिन अगर संथाल परगना में देखेंगे तो ये गिरावट दर 22.42% हो जाता है। इसका मतलब ये नेचुरल नहीं है, दिस इज़ नॉट नेचुरल, ये नहीं है। कोर्ट ने में ये भी बताया गया है कि आपने क्या भाई कदम उठाया केंद्र सरकार ने। कोर्ट ने जानना चाहा कि भाई इन्फिल्ट्रेशन रोके, तो उन्होंने बताया कि बांग्लादेश का वाइड बॉर्डर है, बांग्लादेश बीएसएफ के द्वारा 600 से भी अधिक लोगों को रोका गया है, डिटेन किया गया है, लेकिन वो कई लोग पहले भी आ चुके हैं और उस पर निगाह बनाई जा रही है। डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, डायरेक्टर जनरल आईबी, एनआईए सबको सूचित कर दिया गया है कि भाई आप मतलब प्रॉम्प्ट तरीके से काम करें। अब आधार को लेकर ये हल्फनामा आधार के तरफ से दिया गया कि इसमें कोई जाति का विवरण नहीं है, ये सिर्फ एक बायोमेट्रिक और एक नंबर है जिसमें फ़ोटो लगा रहता है। इससे साबित नहीं होता कि अमुक आदमी इस देश का नागरिक है। और 12 महीने या 182 दिन कोई रह लेता है तो वो आधार का हकदार होता है, बना सकता है या चेंजेस कर सकता है उसमें। तो ये जो नॉट नेचुरल बताया गया है कि भाई बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हिंदू की संख्या में गिरावट हो रही है वो 4.28% हो रहा है और संथाल में 22.42% के रेट से गिरावट हो रहा है, तो बोल रही इसका मतलब कोई ना कोई आ रहा है बाहर से, क्योंकि प्रजनन की क्षमता जो है उसमें कोई ऐतिहासिक वृद्धि तो सिर्फ संथाल में नहीं होगी या किसी दूसरे समुदाय में एकदम से गिरावट तो नहीं होगी। तो इस वजह से इसको बताया जा रहा है कि नहीं है। दूसरा हाल उसी हल्फनामे में ये कहा गया है कि राज्य सरकारों को इतना अधिकार है कि वो चीफ सेक्रेटरी या उनसे अंदर के सेक्रेटरी के अधीन एक बॉडी का गठन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनआरसी भी एक तरीका है, उनको एनआरसी लागू कर सकते हैं, उनको डिटेंशन कैंप में रख सकते हैं या उनके वापस मूल देश में उनको भेजा जा सकता है। चूँकि ये पूरी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, हाई कोर्ट में ये चल रहा है मामला, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इस पर बातचीत नहीं की जा सकती है, लेकिन स्टेट का जो ये अपना जो एक पड़ताल है डीसी के द्वारा, अगर स्टेट अब जब केंद्र यह बोल रहा है कि स्टेट के पास राइट्स है और वो अपने तरीके से जो है जांच पड़ताल कर सकती है, डीसी जो हैं अब जिला का मालिक एक तरीके से अधिकारी तो वही हैं, सब कुछ ऑल इन वन, तो वो अगर जांच पड़ताल करके अगर वो हाई कोर्ट को यह सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, तो क्या ये वाकई में नहीं मानने वाली स्थिति है, क्या है? एफिडेविट 100% सही हो ये ऐसा कोर्ट कभी नहीं मानती। आप अपना पक्ष रख दीजिए, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, अब कोर्ट इसमें आदेश करेगा, कोर्ट को निर्णय लेना है। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ सचमुच बांग्लादेशी घुसपैठ अधिक हो रही है तो कोर्ट एनआरसी लागू करने के लिए बोल सकती है राज्य सरकार को, या फिर कह सकती है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफिकेशन बनाइए। हाँ, और आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या होगा वो हमको दीजिए, फिर कोर्ट उसका अध्ययन करेगी। अगर उसमें आइडेंटिफिकेशन तरीके में कोई लूप होल होगा तो उसको भेजा जाएगा। शुरुआती दौर में ये बताया गया कि जो इतना चेंजेज आ रहा है पॉपुलेशन में, आदिवासियों की संख्या घट रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं, बाकी देश के हिस्सों में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो सवाल है वो यही है कि ये जो देश भर में जो गिरावट है हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ने में, उसमें 4.28% देखा जाता है आमतौर पे, लेकिन संथाल में जो स्थिति है वो नेचुरल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि बोला गया है कि ये नॉट नेचुरल है और ये 22 से 22.42% का जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये वाकई में संथाल की जो स्थिति है वो ये लग रहा है कि उसमें कोई
कुछ तो हो रहा है, ऐसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो आंकड़े हैं वो तो वही बता रहे हैं। हालांकि ये तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तुलना किया जा रहा है। अभी बहुत सी स्थितियां बदली है, हो सकता है कि इससे और भयावह भी स्थिति निकल कर सामने आए। और कई जो लोग हैं वो अपने हिसाब से आंकड़ा प्रस्तुत भी कर रहे हैं कि भाई अभी क्या स्थिति है। अभी मैं देख रहा था कि बाबूलाल मरांडी आज जामताड़ा में थे, वो जामताड़ा में भी आंकड़ा पेश करके बताया कि जामताड़ा में पहले कितनी संख्या थी हिंदुओं की, अब कितनी हो गई, मुसलमानों की कितनी थी, अब कितनी हो गई। तो उस हिसाब से आप देखिए तो अगर जो डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया जा रहा है तो उस हिसाब से तो हर एक जगह आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। और संथाल परगना चूँकि अभी ये चर्चा में है, सांसद संसद में बोले, उसके बाद पार्टी का अपना बीजेपी का जो विपक्ष में है उसका एक अपना एजेंडा है, उस हिसाब से इस मुद्दे को बनाया जा रहा है। आप देखिए कि हाईकोर्ट में भी जो जनहित याचिका दाखिल की गई है दानियल दानिश की ओर से, इनके जो अधिवक्ता हैं वो राजीव कुमार हैं। मैया योजना के खिलाफ भी राजेंद्र कृष्ण है ना, उनके जरिए हुई है ये PIL, और उनके अधिवक्ता कोर्ट में ये जो चेयरमैन हैं बार काउंसिल के, वो कोर्ट में ये कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए कि 2018 में भी जब रघुवर दास की यहाँ पर सरकार थी, उस समय भी वो सिफारिश कर चुके थे कि साहेबगंज और पाकुड़ ज़िला में NRC जो है वो लागू होना चाहिए। एक टीम जो है यहाँ से असम अध्ययन करने के लिए भी गई थी, लेकिन वो उस समय लागू नहीं हो पाई थी। तो अब चूँकि ये मामला उठा है और कोर्ट में सब सारे मामले चल रहे हैं, तो अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है, क्योंकि केंद्र से पहले भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था तो नहीं किया गया था। तब उसके बाद कोर्ट से कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, तो फिर केंद्र की तरफ से ये हलफनामा दाखिल किया गया। DC से भी पहले जब मांगा गया तो जो छोटे अधिकारी हैं, जूनियर अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वो शपथ पत्र दाखिल कर दिया था। तो कोर्ट DC से लेकर केंद्र के मामले में जिस हिसाब से रुख सख्त है, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में ये जो है सुनवाई हो रही है, तो बहुत गंभीरता से लग रहा है कि मामले की सुनवाई हो रही है। और अब चूँकि केंद्र की तरफ से ये हलफनामा दाखिल कर दिया गया है 17 सितंबर को, अब इस मामले में क्या होता है ये देखना होगा। तो बिल्कुल, अब तक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो दरअसल समस्या के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि क्या वाकई में ये समस्या है। चूँकि आप अगर झारखंड को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं तो नीतिगत मसलों पे ज़्यादातर जो है कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ता है। जैसा कि अगर पीछे अगर आप जा कर के देखेंगे, चाहे वो नौकरी के मसले पे हो या फिर दूसरे कई ऐसे जो ज़रूरी जो जनहित के जो इशू हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ अगर वाकई में समस्या है तो उसका समाधान भी क्या बाकी की तरह जो है इस बार भी कोर्ट से ही निकलेगा, और जिसका प्रक्रिया कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई 17 को होनी है। इसके अलावा जो दूसरा पहलू इसका है वो है सियासत का, जैसा कि मैंने कैप्शन में भी लिखा है। सियासत के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने का जो आरोप है वो मौजूदा सरकार यानी कि हेमंत सरकार पे लग रही है, और वो बीजेपी जो है यह आरोप लगा रही है। लेकिन दूसरे तरफ हेमंत सोरेन जो है इस मुद्दे पे अपनी एक अलग राय रख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो बीजेपी के इस स्टैंड को जो है पूरा का पूरा पॉलिटिकली, और बीजेपी का जो एक चुनावी एजेंडा और जो नैरेटिव रहता है, जो विपक्ष बार बार यह बोलता भी है कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है तब हिंदू और मुसलमान करके ही जो है राजनीति करना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाकी के जो इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी को झारखंड में कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो हिंदू और मुसलमान करके जो ही है बांग्लादेशी घुसपैठ को आधार बना के राजनीति कर रही है। बीजेपी झारखंड के मुसलमानों को बांग्लादेशी समझती है। बीजेपी और जेएमएम का जो दोनों का जो अलग अलग स्टैंड है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और इस सियासत से संबंधित सवाल सबसे पहला पांडे जी से ही है कि कोर्ट के अगर एक जो पहलू है उस पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसको अब थोड़ा सा अलग रख करके जो सियासत का जो मसला है, जिस पे बीजेपी डे वन से एक तरीके से जो चुनाव का समय नज़दीक आते गया, और ख़ास करके हिमंता बिस्वा शर्मा, हालांकि ये मुद्दा तो बहुत पहले से अनंत ओझा भी उठाते रहे, साहेबगंज के जो विधायक हैं,
वो राजमहल के, तो वो इसको क्या चुनाव में वाकई में यही एक मुद्दा अब सूझ रहा है बीजेपी को? देखिए, ये मुद्दा संथाल के लिए सटीक सूझ रहा है। उसके पीछे की वजह समझिए। अगर हाई कोर्ट से आदेश हो जाता है कि एनआरसी लाइए, तब तो सरकार कराएगी। पर ये एनआरसी लागू करना ऐसे नहीं है कि पानी में कुछ गिरा है, आप चलनी ऐसे छाने और निकल गया चलनी में, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया होगी। तो क्राइटेरिया क्या होगी? एनआरसी जिस जगह लागू हुआ है, देश आज़ादी या उसके बाद के समय का सिर्फ असम में लागू हो पाया। नहीं, वो डॉक्यूमेंट जो मांगा गया। हाँ। और जेएमएम का क्या स्टैंड है? 1932। तो अगर जो 1932 का समर्थन करता है, वो 1951 के कागजात का कैसे विरोध करेगा? इस बात को समझिए। आप कह रहे हैं ना कि झारखंडी वही है जो 1932 का खतियानधारी हो। हाँ। और अगर एनआरसी लागू होगा तो देश की आज़ादी के बाद का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उनसे, तो आप उसका खुल के विरोध भी नहीं कर पाएंगे। एक इशू। दूसरा इशू ये है कि ऐसा असम में भी आपको देखने को मिला है, कई अलग जहाँ पे सर्वे कराए गए हैं वहाँ पे भी देखने को मिला गया है कि गांव के सारे लोग तो भले ही बोलते हैं कि इनके पूर्वज पुरखे यहीं रहे हैं, पर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता। कई लोग बाढ़ में बह गए, डॉक्यूमेंट बर्बाद हो गया, कहीं से उठ के आके यहाँ बस गए, तो इस तरीके की समस्या आती है। अब इस मुद्दे की वजह से दो फायदा हो रहा है। एक कि हिंदू जो है वो पॉपुलेशन यूनाइट हो रहा है, और ट्राइबल के बीच में ये जा रहा है धीरे धीरे ही मैसेज, मतलब बीजेपी ऐसा मान रही है। हाँ, कि हमारा जो हक अधिकार है उस पर कोई बेवजह दूसरा कोई हनन कर रहा है या उसको ले रहा है। तो ये दोनों मुद्दे फ़ायदा दिख रहे हैं बीजेपी को, इस वजह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कई दफ़ा कहा है कि हम मिनी एनआरसी लागू करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में खासकर संथाल परगना में। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा तब भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ संथाल में करेंगे तो बोलेंगे कि बाकी राज्यों में क्यों नहीं, बाकी ज़िलों में क्यों नहीं, रांची में क्यों नहीं, लोहरदगा में क्यों नहीं। तो इस तरीके के मुद्दे बीजेपी खासकर भुना रही है, और वो इसी वजह से। लेकिन जेएमएम के जो कोर वोटर हैं उसमें मुस्लिम संख्या, मतलब एक तरीके से माना जाता है कि वो कोर वोटर हैं, एंटी बीजेपी को वोट करते हैं। तो वो दरअसल उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, और संथाल में किसी को जिताना और हराने का मद्दा रखते हैं वो। इस वजह से जेएमएम इस बात का सीधे से प्रतिकार कर रही है कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है। दरअसल इनको सारा मुस्लिम जो है वो बांग्लादेशी दिखता है। ये तो बीजेपी बोल रही है ना कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर जो मौजूदा सरकार है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। हाँ, हेमंत जी भी कह रहे हैं कि इनको दरअसल मुसलमान सब बांग्लादेशी दिख रहे हैं। हाँ। और इनकी योजना है कि संथाल को तोड़ देना है। तो हर कोई अपने हिस्से का उसमें लाभ देखकर पॉलिटिक्स कर रहा है। हेमंत अपने वोटरों को यूनाइट करना चाहते हैं, यूनाइट रखना चाहते हैं, और बीजेपी उनमें डिफ्रेंशिएट पैदा करना चाहती है कि ये आधार है, अगर आज नहीं चेतेंगे आप तो कल आसाम की तरह हाल होगा, उससे भी बुरा हाल होगा। तो ये सारे इशू बनाए जा रहे हैं। सर, पांडे जी बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अब यह चाह रही है कि संथाल के खास करके जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस तरीके से इसको ले कि जो ट्राइबल्स और जो हिंदुओं का जो हक है उस पर कोई दूसरा जो है हकमारी कर रहा है। जेएमएम का जो पक्ष पांडे जी अपने हिसाब से जो रख रहे हैं, इनका कहना है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की कोशिश ये है कि जिस राज्य में जहाँ की ये जो स्थानीयता की भावना सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है, जैसे पूरे देश भर में जो है हिंदुओं के बीच में एक राम मंदिर का मुद्दा रहा, वैसे यहाँ का एक मुद्दा 1932 है। झारखंड के जो लोग हैं उनके बीच में जो है स्थानीयता का जो भाव है वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं। हेमंत सोरेन जब यह बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है संथाल को तोड़ना चाहती है, निशिकांत दुबे के उस बयान को कोट करते हुए, तो भारी कौन पड़ेगा फिर? देखिए, भारी कौन पड़ेगा अभी कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मेन रणनीति इसमें, इसके पीछे की जो राजनीति है और बीजेपी की जो रणनीति है वही है
कि इंडिया अलायंस की झारखंड में सबसे मजबूत ताकत यही है कि मुस्लिम और आदिवासी वोटरों का गठजोड़। तो इस गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाए। बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोट उनके प्रति बहुत आकर्षित नहीं हो सकते हैं, कुछ भी कर लें वो इधर नहीं आ सकते हैं। जो आदिवासी वोट पहले यहाँ बीजेपी को मिलते रहे हैं, वो आदिवासी वोट कैसे मिले। तो वो आदिवासी वोट तभी मिलेंगे जब आदिवासियों को असुरक्षित महसूस कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप देखिए, आप जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वही जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वही आपके घर, ज़मीन और उस पर जो है धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे के ज़रिए आसान भाषा में समझाने में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग और पार्टी के लोग थोड़े सफल भी हो रहे हैं। आप संथाल परगना के कुछ आदिवासियों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये उनमें हिट किया है, क्लिक किया है। तब जब आपको याद होगा कि पाकुड़ में जो एक घटना घटी, पाकुड़ में जिस तरह से एक आदिवासी परिवार अपना घर बना रहा था और उस पर जो है मुस्लिम फैमिली के तरफ से अटैक किया गया, और उस मामले को लेकर जब जो छात्र आदिवासी हॉस्टल के लोग जो है विरोध प्रदर्शन निकालने वाले थे, उससे एक दिन पहले पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद जो घटनाएं घटती है, तो एक आक्रोश तो पनपा है और ये एक मैसेज गया है कि भाई इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और हमें इसका नुकसान हो रहा है। तो ये मैसेज अगर सचमुच में क्लियर चला जाए तो फिर जो गठजोड़ है, जो बहुत मजबूत हो गया है, जो बीजेपी पर बहुत भारी पड़ रहा है, और अभी तक आप देखिए कि चुनाव 1-2 महीने बाद जो है पूरी तरह से चुनावी रंग में सब कुछ रंग जाएगा, तब तक भारी है इंडिया अलायंस यहाँ पर। तो उसकी वजह यही है। तो इस गठजोड़ को तोड़ने के पीछे मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा उठा है। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, अब तो चूंकि मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट ही तय करके बताए हम लोगों को तो पता चल पाएगा। तो अब इसलिए उस पर तो फिलहाल टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन मामला उठा है और मामला बड़ा भी हो चुका है। मुख्यमंत्री कल गोड्डा के महागामा में थे, वहाँ पर भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि कई गिद्धों की नज़र जो है संथाल परगना पर है, लोग कह रहे हैं कि इसे जो है अलग करेंगे। और ये आप देखिए कि निशिकांत दुबे जैसे ही संसद में बयान दिए, उसके बाद से ही झारखंड के अलग अलग हिस्सों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। उस वक्त यहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा था। विधानसभा सत्र के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन भी करते रहे, और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता निशिकांत दुबे के उस बयान से कन्नी काट लिए। बाबूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो, या फिर कोई भी बीजेपी का नेता हो, उनसे जब इस मामले में पूछा गया तब कहा गया कि नहीं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन जेएमएम करे नहीं, ये व्यक्तिगत बयान नहीं है। कोई सांसद अगर संसद में बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे का उसका होमवर्क है और भविष्य की कुछ तैयारी है, और यही वजह है कि संसद में उससे बुलवाया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोल रहे हैं कि अक्सर आप देखेंगे जब गंभीर मसले रहते हैं तो निशिकांत दुबे पर ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है बीजेपी के बड़े नेतृत्व की तरफ से कि वो बोलें, और उन्होंने ऐसा बोला है और ये मुद्दा बना है। ये मुद्दा बना उस समय, फिर थोड़ा ठंडा भी हुआ, लेकिन अब मुख्यमंत्री बोले और आज कोर्ट में सुनवाई हुई, तब अगर दोनों को जोड़ कर देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, ये मुद्दा फिर से उठ रहा है, बन रहा है। और ये मुद्दा फिर से उठ रहा है और ये बाकायदा सिर्फ कोर्टरूम तक ही सीमित नहीं होने वाला है, रहने वाला है, बल्कि ये चुनावी मुद्दा एक तरीके से बन सा गया है। क्योंकि बीजेपी जो पिच तैयार कर रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ पे मुख्यमंत्री कुछ बोलें, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता तो पहले से भी बोल रहे थे। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, आदिवासी नेता बंधु तिर्की ने बाकायदा निशिकांत दुबे के उस बयान के बाद एक बयान दिया था, मैंने ही इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने कहा था कि भाई ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के स्वीकृति के बाद ही इन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है। अगर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें झारखंड से संथाल को अलग करने की मांग है, तो वो ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे अपने से उठ करके और संसद में बोल रहे हैं, कोई बाहर में दिया हुआ बयान नहीं है, तो बीजेपी किनारा नहीं कर सकती है, ऐसा बंधु तिर्की बोल रहे थे। लेकिन सनी जो बोल रहे हैं, पांडे जी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे इस लाइव को। सनी बोल रहे हैं कि भाई आदिवासी मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, तब जबकि सामने चुनाव है, महीना भर के अंदर में जो है कभी भी आचार संहिता लग सकता है इस राज्य में, और अब भी इंडिया अलायंस 20 ही दिखाई दे रहा है, 19 नहीं है। और ऐसे में जो है इस गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाए। चूँकि मैं ये सवाल हिमंता बिस्वा शर्मा का जब इंटरव्यू कर रहा था उस दिन भी मैंने पूछा था कि आप
जिस वर्ग के लिए आप परेशान हैं या फिर आप अपनी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्राइबल्स के लिए परेशान हैं, लेकिन ट्राइबल्स अगर ये फील ही नहीं कर पाएँ कि उनको उनके अधिकारों पे अतिक्रमण हो रहा है, तो ये कैसे फिर हो पाएगा, कैसे लोग जो है अवेयर हो पाएंगे? तो क्या ये उसी की कोशिश है कि हाईकोर्ट में जो चीज़ें हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन उसके अलावे जो है सड़क पे, बयानों में, अखबारों में, मीडिया में जो है इस तरीके की बातचीत हो और लोगों तक मैसेज जाए? देखिए, इसको थोड़ा सा व्यापक तौर पे समझना होगा। बीजेपी चौतरफा हमला करती है किसी भी मुद्दे पर, या अगर उनको इशू बना। सबसे पहला, भले ही ये अनंत ओझा 85 से इस मुद्दे को उठाए हुए हैं और हल्दिया से लेकर वहाँ तक यात्रा किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक डाटा निकाला चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का, और उन्होंने बताया कि आप देखिए किस तरीके से बाकी जगह नए वोटर की संख्या में अगर 20% 30% तक इजाफा होता है, और मुस्लिम जहाँ पे बहुतायत संख्या में है वहाँ 400% का इजाफा हो रहा है वोटर लिस्ट में। वो एक उन्होंने इसका कंप्लेन भी बाकायदा बीजेपी ने चुनाव आयोग से किया रहा, चुनाव आयोग से। अब उसके बाद क्या है, इसका असर बोल रहे कि क्या दिख रहा है। बीजेपी एक नरेशन तैयार कर रही है और हर जगह बोलते चल रही है कि गोपी कांदर में एक भी गोपी नहीं, राधा नगर में एक भी राधा नहीं, जिस ऋषि के नाम पर उधवा पड़ा वो उधवा कहाँ है, वहाँ कौन ऋषि है। तो ये सब का असर बीजेपी के जो इंटरनल सोर्सेज हैं उन्होंने पहले 2 महीने पहले से इसका शुरू किया। असर उन लोगों को कह रहे हैं कि वो हटिया में दिख रहा है, संथाल में हटिया जो लगता है, बाजार लगता है, उसमें इसका असर दिख रहा है। तो अब जब असर दिख रहा है तो इसको बीजेपी असर को और बड़ा करना चाहती है। असर बड़ा करने के लिए क्या चाहती है कि जो आप कह रहे थे कि जो आदिवासी को बताया जा रहा है कि वो पीड़ित है, उनको अपनी पीड़ा का महसूस ही नहीं है, अब उनको पीड़ा महसूस कराई जा रही है कि आप पीड़ित हैं, इस बात को समझिए। आप पीड़ित हैं ये तो बताया ही जा रहा है, अब इसको, लेकिन इस वाकई वो पीड़ा में हैं ये तो बीजेपी दावा कर रही है ना, लेकिन ट्राइबल समाज क्या वाकई में पीड़ा में है और क्या वाकई में उसे पीड़ा में रहना चाहिए? ये तो वहाँ के लोग तो अब तक सड़क पे नहीं उतर रहे हैं या फिर कोई डिमांड उस तरीके का नहीं हो पा रहा है। सन्नी ने बताया ना, गोपी कांदर का एक मुद्दा है जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है कि ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिला, वो एक मुद्दा है। उनको लेकर जो छात्र कह रहे हैं कि हमने आंदोलन का रुख किया, तो वो भी पीड़ा उनकी महसूस किए होंगे, तब पीड़ित हुए होंगे। तो ये संख्या क्या उतना है जितना बीजेपी को बेनिफिट्स और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस को नुकसान पहुंचा सके, या फिर ये संख्या सिर्फ जो है सीमित है? ये अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल है, ये तो चुनाव परिणाम में ही पता चलेगा। लेकिन चंपई सोरेन को इसको सामाजिक मुद्दा बनाने के लिए भेजा जा रहा है संथाल में। वो 16 तारीख को वहाँ पे सारे लोगों से बैठक करेंगे, समाज के लोगों से, और इसको बताएंगे कि ये सरकारी प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, ये समाज का मुद्दा और समाज का बने। और इसी काम के मिशन में पहले से लगे हुए हैं आपके लोबिन हेम्ब्रम, और अब बाबूलाल मरांडी 4 दिन तक अगले संथाल में रहेंगे, फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आएंगे और फिर वहीं जाएंगे। आज अमर बावरी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सिद्धू कानू जो देश की आज़ादी के लिए वहाँ से हुए, वहाँ 44% आबादी थी आदिवासियों की, आज 6 घर भी नहीं आदिवासी है। तो वो कहाँ गए, क्या हो गया उनका? घरों की संख्या तो बढ़ गई पर आदिवासियों की संख्या कैसे घट गई? तो इस मुद्दे को और जड़ तक पेनिट्रेट करने के लिए, आदिवासियों को बताने के लिए कि वो पीड़ित हैं, इसके लिए बीजेपी काम कर रही है। और इनका दावा है बीजेपी का कि इसका असर दिख रहा है। अगर कोई हटिया जाए, संथाल परगना में के जो अलग अलग जगह में हटिया लगता है, वहाँ इसका अब असर दिख रहा है। तो शायद अगर बीजेपी को असर दिख रहा है, उसी असर को ये बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और अब संथाल में इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाएगी। तो फिर से सवाल वही आ जाता है कि ठीक है कि बीजेपी का अपना एक स्टैंड है इस मसले पे और वो बहुत पहले से इस चीज़ को बीजेपी उठा रही है,
बीजेपी को ये भी लग रहा है कि उसके प्रयास रंग ला रहे हैं और राजनीतिक तौर पे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू है जिस पे मैं सनी से भी जवाब लिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरा इंडिया अलायंस, ये लोग इस पूरे बीजेपी के परसेप्शन को जो है इस तरीके से खारिज कर दे रहे हैं सिर्फ एक बयान से कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। दूसरा कि बीजेपी जो है संथाल को झारखंड से तोड़ना चाहती है। क्या ये जो बीजेपी के परसेप्शन पे तो हम लोग बातचीत कर लिए कि उन क्या प्रयास चल रहा है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन जो ट्राइबल्स के बीच में जो लोकप्रिय चेहरा हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा, वो अगर यह बोल रहे हैं और ख़ास करके संथाल में जा कर के बोल रहे हैं कि आप लोगों को जो है हटा करके एक दूसरा तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो ये कितने प्रभावी होंगे? दरअसल इसी की तो तैयारी मैंने आपको बताया ना। बीजेपी कहेगी कि आप 1932 मांग रहे हैं, हम तो देश आज़ादी के बाद मांग रहे हैं, जांच करा लीजिए। नहीं, बीजेपी का तो हम लोग बातचीत कर लिए। हाँ। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ये बयान है, मुख्यमंत्री का जो बयान है, वो बीजेपी के उस पूरे नरेशन को कैसे काटने में सफल हो पाएगा या फिर फेल हो जाएगा, क्या होगा? आपके नज़र में क्या है, आप क्या देख पा रहे हैं? कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि एक एक आदमी का नाम लिख के कि इनकी 3-3 पत्नियां हैं, वायरल किया गया था। संथाल के ही सारे वो लोग थे। किसके तरफ से? बीजेपी के तरफ से। हाँ, कि भाई ये पति हैं इनके और आदिवासी महिला और मुस्लिम महिला कितनी शादियां हैं। तो वो अब वो चीज़ जो लड़के वहाँ पे इच्छुक हैं राजनीति को लेकर, उनके अंदर बैठाया जा रहा है कि देखिए ये आए बाद में संपन्न हो गए, यहाँ पे करने लगे, 4-4 शादियाँ कर ली है, हर जगह यही रहते हैं, आपका कौन? तो ये जो परसेप्शन अब हेमंत जी बना रहे हैं, अगर वहाँ पीड़ितों की संख्या कम होगी तो बीजेपी कुछ भी कर लेगी, कोई परसेप्शन नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल कि कोर्ट से कोई आदेश ना आ जाए एनआरसी लागू करने के लिए। दूसरा, अगर पीड़ितों की संख्या कम ज़्यादा होगी लेकिन उनके पास जुबान नहीं थी, कोई उनको मदद नहीं कर रहा था या उनके थाने में सुने नहीं जा रहे थे, तो अब उनको आवाज़ मिलेगा बीजेपी से, तो वो आवाज़ और मुखर होगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 1985 से अनंत ओझा लगे हुए थे, मतलब कि 35-36 साल से जो बीजेपी प्रयास कर रही है, जो अब तक रंग नहीं लाया, वो अचानक से 2024 में चुनाव में रंग ला सकता है। आपका ये तर्क है। इसी सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए, उसके बाद लाइव को समाप्त कर देते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी का जो नरेशन है, जो पॉलिटिकल कोर्ट में जो चल रहा है, उस चीज़ को आप अभी अलग रखिए, जो पॉलिटिकल जो नरेशन जो वहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही है, जो ट्राइबल्स को यह बताया जा रहा है, हिंदू समाज को बताया जा रहा है कि भाई आप तो पीड़ित हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पक्ष है कि ये गलत एक तरीके से नरेशन सेट किया जा रहा है, भारी कौन पड़ने वाला है? देखिए, भारी कौन पड़ने वाला है फिलहाल अभी तुरंत तो बताना मुश्किल है, लेकिन अभी कोशिश हो रही है बीजेपी के तरफ से। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कन्विंस जो संथाल परगना के आदिवासी हैं हो गए हैं कि सचमुच में ऐसा कुछ हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर बैठकर चर्चा करने से, टीवी के डिस्कशन, मीडिया के डिस्कशन देखने से लगेगा कि सचमुच में सब कुछ बदल गया है संथाल परगना में, ऐसा लगेगा। क्योंकि मैं खुद संथाल परगना का हूँ, लेकिन वहाँ आप जाइएगा तो बहुत कुछ आपको वैसा दिखेगा नहीं। लेकिन चूँकि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं, अगर बांग्लादेशी मुद्दा को हटा दीजिए तो उसके बाद तो सचमुच में जो पांडे जी जो उदाहरण देते हुए बताया कि राधानगर में राधा नहीं है, उधवा में जो ऋषि के नाम पे रखा गया वहाँ ब्राह्मण नहीं है, तो इस हिसाब से वो आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से डेमोग्राफी ज़रूर चेंज हुई है कई इलाकों की। ये सिर्फ संथाल परगना, जैसा कि आप देखें कि शिल्पी नेहा तिर्की हो या कई लोग ये बयान भी दिए कि भाई डेमोग्राफी तो रांची का भी बदला है, बोकारो का भी बदला है, जमशेदपुर का भी बदला है, हर जगह का बदला है। तो अब है मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान दिए। तो सवाल लेकिन अब फिर से कोर्ट पर आकर टिक जा रहा है कि क्या सचमुच में बांग्लादेशी घुसपैठी हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको चिन्हित करना है। तो वो अगर चिन्हित हो जाएंगे तो उसके बाद फिर साबित हो पाएगा कि क्या बाहर से आकर मुसलमान
सचमुच में संथाल परना के इलाके में बसे हैं, आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो घटनाएं हाल के दिनों में घटी है, उस घटनाओं में जो बातें निकल कर सामने आई है, उसमें तो ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि जो आदिवासी हैं उनके ज़मीन पर कहीं ना कहीं कब्जा किया जा रहा है, और उनके जो जिस आंकड़े का भी पांडे जी जिक्र कर रहे थे कि जितनी आदिवासी महिलाएं हैं वो उनके जो पति हैं, जो खास करके पद पर हैं जो महिलाएं, चाहे मुखिया हो या उस इलाके में कुछ भी हो, तो उनके जो पति हैं वो मुसलमान हैं। ये आंकड़ा लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिर उधर से भी एक आंकड़ा वायरल किया गया कि आप देखिए कि कैसे बीजेपी में रहने वाली महिला भी जो है वो दिक्कू बोलते हैं उधर जनरल को, तो कैसे वो शादी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अभी तो लड़ाई चल रही है, लेकिन तस्वीर बहुत साफ नहीं है कि आप सीधा सवाल पूछिए और उसका जवाब मिल जाए कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। प्रयास लगातार जारी है और ये प्रयास ज़ोर शोर से शुरू हुआ था, लेकिन बांग्लादेश में अभी हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद फिर जो भारत सरकार का रुख रहा बांग्लादेश के प्रति, मुझे लगता है कि ये मुद्दा थोड़ा डाउन हुआ। अब चूंकि ये कोर्ट में मामला चल रहा है तो ये मुद्दा फिर से उठ रहा है और नेताओं की जुबान पर फिर से बांग्लादेश चढ़ रहा है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इसको इस तरीके से समझे आम दर्शक। बीजेपी का जब से अस्तित्व में आई बीजेपी, तब से राम मंदिर मुद्दा था, धारा 370 था, लेकिन जो आम लोग हैं वो कब से समझे, जब से नरेंद्र मोदी आए। इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा को इस में उतारा गया है। वो झारखंड के लिए नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने आसाम में एनआरसी लागू किया है। और राम मंदिर का मुद्दा जैसे आने के बाद नरेंद्र मोदी को जब प्रोजेक्शन किया गया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद से इसको और हाइप दिया गया। उसी तरीके से असम के सीएम को लाने के पीछे की भी बस यही वजह है कि असम पीड़ित है और वहाँ पे ये लड़ रहे हैं, इसलिए आप भी इनका साथ दीजिए, नहीं तो इनकी जो पीड़ा अभी है वो आपकी 20 साल बाद हो जाएगी। चलिए, तो कुल ये जो नरेशन बनाने की जो तैयारी है, परसेप्शन बनाने की जो तैयारी है, दरअसल बीजेपी के तरफ से भी है और जेएमएम के तरफ से भी है। इसीलिए हम लोगों ने जो है कोई एक अपनी तरफ से कोई एक ये नहीं रखी है बात, बल्कि बाकायदा हम लोगों ने कहा है कि ये समस्या है या फिर सियासत है। तो जो समस्या की जो बातें हैं वो अब शायद कोर्ट से ही अगर सुलझेगी, कोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में समस्या है या नहीं है। और जो सियासत है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि समस्या को लेकर के स्टेट का अपना राय है, अपनी राय है, और केंद्र की अपनी राय है। और ये राय जो है वो हल्फनामों से दिखा, जिसकी चर्चा जो है हम लोगों ने इस लाइव के शुरुआत में किया है। जो दर्शक बाद में जुड़े हैं वो फिर से जो है इसको शुरू करके देख सकते हैं, तो उनको समझ में आएगा कि स्टेट ने इस पे क्या हल्फनामा कोर्ट को दिया, जो संथाल के जो 6 डीसी से जो रिपोर्ट मांगी गई थी, और केंद्र की तरफ से आज क्या हल्फनामा दिया गया है। तो चुनाव तो हैं सामने और जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जो राजनीति है, बयानबाजी है, पॉलिटिकल, वो भी जारी रहेंगे। और देखना यही होगा कि भारी कौन पड़ता है, और इसका जवाब पाने के लिए तो जब तक कि चुनाव नहीं हो जाए, परिणाम नहीं आ जाए, तब तक आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।